स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। अभी तक हमने इतिहास के बारे में पिछले 2 अंकों में इस बात पर चर्चा किया कि इतिहास क्या है, इतिहास का अध्ययन क्यों करें, और आज उसी कड़ी में तीसरा भाग इतिहास का अध्ययन कैसे करें जिससे इतिहास का अध्ययन रोचक और वैज्ञानिक हो सके। तो आइए आज के अंक को शुरू करते हैं कि इतिहास के अध्ययन को वैज्ञानिक और रोचक किस प्रकार बनावें जिससे इतिहास का अध्ययन ऐसा हो जो सुग्राह्य हो, रोचक हो, बिना किसी बोरियत के और वस्तुनिष्ठ हो। इस क्रम में हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे इतिहास का अध्ययन रोचक हो सकता है। और उस कड़ी में पहला हमारा बिंदु है कि इतिहास का अध्ययन हम कालक्रम के अनुसार करें। जैसे हमारे साथ समस्या यह होती है कि जब भी हम अध्ययन करने के लिए तत्पर होते हैं तो आज मन किया तो आज हम गुप्त काल पढ़ लिए, कल मन किया तो मौर्य काल पढ़ लिए, परसों मन किया तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिए। इससे हमारे इतिहास का अध्ययन न रोचक हो सकता है न क्रमबद्ध हो सकता है। अगर इसी अध्ययन को हम कालक्रम के अनुसार पढ़ें, क्रोनोलॉजी के अनुसार पढ़ें, जिसका पहले अध्ययन करना है उसको पहले अध्ययन करें। जैसे अगर हमें पढ़ना है गुप्त वंश तक, हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ कर, तो हम हड़प्पा सभ्यता को पहले पढ़ें और अंत में गुप्त वंश को पढ़ें। बीच में आने वाले 16 महाजनपद, मौर्य काल, शुंग वंश, कुषाण वंश, इन सब का अध्ययन करने के बाद जब हम गुप्त वंश का अध्ययन करेंगे तो हमारा अध्ययन रोचक होगा। जैसे यदि हमें पाषाण काल का अध्ययन करना है, हमें पाषाण काल को पढ़ना है, तो पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम अपना प्रारंभ पुरा पाषाण काल से करेंगे। सबसे पहले पुरा पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे और इसके बाद नवपाषाण काल पढ़ेंगे। इससे जो क्रमबद्ध संस्कृतियों में भिन्नता आ रही है, संस्कृतियों में जो बदलाव आ रहा है, उसका हम सूक्ष्म अध्ययन कर सकेंगे और इससे जो हमारा ज्ञान प्राप्त होगा वह ज्ञान न केवल रोचक होगा बल्कि रोचक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी होगा। दूसरा बिंदु है इस संदर्भ में कि इतिहास का अध्ययन क्रमबद्ध, संगठित और विशेष होने से इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक हो जाता है। और जब हम किसी विषय वस्तु को क्रम से, संगठित रूप से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह विज्ञान हो जाता है। विज्ञान की परिभाषा यह है कि विज्ञान जो होता है वह क्रमबद्ध होता है, संगठित होता है और किसी भी ज्ञान का विशिष्ट ज्ञान होता है। विज्ञान शब्द बना ही हुआ है विशिष्ट से। विशिष्टता अगर नहीं है तो वह विज्ञान नहीं है, और किसी भी विषय में अगर विशिष्टता को शामिल किया जाए तो वह विज्ञान होगा। तीसरा बिंदु है इतिहास के शिक्षण में सभी विषयों में समन्वय स्थापित करना। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास का अध्ययन में इतिहास के कई भाग हैं। जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, और इन सब में यदि हम समन्वय स्थापित करें तो इससे जो हमारा ज्ञान होगा, ज्ञान वैज्ञानिक होगा, विज्ञान के अनुसार होगा, एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय स्थापित होगा और इस तरह जो हमारे विषय होंगे वह विषय सुग्राह्य होंगे।
जैसे हम आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं, धर्म का इतिहास पढ़ते हैं, तो आर्थिक इतिहास को जानने के लिए अर्थव्यवस्था का ज्ञान रखना आवश्यक है। चौथा बिंदु है विषय वस्तु की वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखना। अब यहाँ प्रश्न यह उठ सकता है कि वस्तुनिष्ठता क्या है और विषय निष्ठता क्या है। इतिहास के संदर्भ में इतिहास में यह आरोप लगता है कि इतिहास का जो विषय वस्तु होता है वह विषयनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब यह होता है कि जो एक्यूरेट हो, एकदम उसी की बात किया जाए। जैसे विज्ञान में हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनेगा, जल बनेगा, तो इस तरह 2 भाग हाइड्रोजन का 1 भाग ऑक्सीजन का मिलाने से जल बनेगा, यह विज्ञान इसको मानता है, यह वस्तुनिष्ठता है। और उसी प्रकार इतिहास में वस्तुनिष्ठता स्थापित किया जा सकता है किसी भी कालक्रम को निश्चित करके। अपने विषय को अगर हम वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम जो सही बातें हैं उन सही बातों को सम्मिलित करें और अनर्गल बातों को पर ध्यान न दें, अनर्गल बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास न करें। 5वां बिंदु है कि इतिहास का अध्ययन कैसे करें। उसमें है कि इतिहास के अध्ययन के समय मानचित्रों के साथ समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। इतिहास का जो अध्ययन है वह इतिहास का अध्ययन मानचित्र के अभाव में संभव नहीं है और ज्ञान को रोचक बनाने के लिए आवश्यक है कि मस्तिष्क में उसे चिरस्थायी रूप से स्थापित किया जाए और इसके लिए मानचित्रों का अध्ययन नितांत आवश्यक है। मानचित्रों के अध्ययन के बिना हम अपने मन मस्तिष्क में उसे स्थापित नहीं कर सकते हैं। 6वां बिंदु है इतिहास के अध्ययन में लेखन और वाचन का साथ साथ प्रस्तुतिकरण। स्मरण शक्ति का सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी अध्ययन में हमारी जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय होंगी, हमारा अध्ययन उतना ही अधिक अस्थायी और रोचक होगा। इसलिए इतिहास के अध्ययन में यदि हम लेखन के साथ साथ वाचन का भी प्रस्तुतिकरण करें, प्रयोग करें, तो इससे इतिहास में तिथिक्रम की समस्या और मानचित्र और अन्य चीज़ों को याद रखने में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है और साथ ही इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक हो सकता है। 7वां बिंदु है इतिहास का अध्ययन कैसे करें। उसमें तिथिक्रम विशेष घटनाओं को दृश्यों के साथ और तिथिक्रम के साथ जोड़ना और याद रखने के लिए उन्हें बार बार दोहराना और इस कार्य के लिए चित्रों का प्रयोग करना, मानचित्रों का प्रयोग करना इतिहास के अध्ययन को रोचक और वैज्ञानिक बना सकता है। इतिहास के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए आवश्यक है कि घटनाओं को दृश्यों के साथ और तिथिक्रम के साथ जोड़ा जाए और इन्हें अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए बार बार उनको दोहराया जाए, चित्रों और मानचित्रों का प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ हो सकता है। इस तरह आज के अंक में हमने देखा कि इतिहास के अध्ययन को कैसे रोचक और वैज्ञानिक बना सकते हैं।